हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का नाम रहेगा एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज क्यों? देखिए, इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी की सभी बुक्स पहले हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक करेंगे। उसके बाद हम 11th और 12th क्लास को करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एसएस वाले पोर्शन से, और एसएस में भी आज स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री। और हिस्ट्री कौन सी? 6th क्लास की हिस्ट्री। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या रहेगा? देखिए, इसमें मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा फैक्ट से रिलेट करके। ठीक है, और उसी के साथ एक आसान तरीके से हम एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एनसीईआरटी थोड़ी सी मुश्किल रहती है। मतलब पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आती उनको। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को आराम से समझें। और हाँ, जान लेते हैं कि ये वीडियो किन किन के लिए यूजफुल रहेगी, या सीरीज किन के लिए उपयोगी रहेगी। पहली बात मैंने बताया कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी जो जीके वाला पोर्शन रहता है उसमें भी ये हेल्प करेगी। वांट टू नो बेसिक अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी आप अगर दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगी। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि भाई पहले लोग क्या करते थे, आज क्या करते हैं, आज कैसे डिफरेंट है पहले से, पहले कौन से खेल होते थे, पहले घर कैसे बनाते थे, ये सभी चीजें हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं और सभी के लिए उपयोगी रहती है। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हाँ, एक बात और, ये जो पीपीटी है वो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो मीडियम का कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी। तो इसमें रसीदा एक कैरेक्टर है। ये रसीदा है, एक दिन अपने घर पर बैठी है और उसकी निगाह एक अखबार पर पड़ी जिसमें लिखा था कि आज से 100 साल पहले। तो उसके मन में ये विचार आया कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जानने के लिए ये चैप्टर को समझाने के लिए ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है रसीदा के द्वारा। रसीदा एक कैरेक्टर है, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए रसीदा को एक कैरेक्टर के रूप में लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब कैसे पता लगाएं कि पहले क्या हुआ था। देखो, इसमें बताया कि अगर हमें कल की बात जाननी हो, या तो हम अखबार पढ़ सकते हैं या हम रेडियो सुन सकते हैं। ठीक है, अखबार के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करनी हो तो हम किसी से पूछ सकते हैं, और उससे थोड़ा पीछे पूछना हो तो हम किसी बड़े से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर 400-500 साल के बारे में जानना हो तो हम किससे पूछेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसी को आधार बना के ये चैप्टर बनाया गया है और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आएगी कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात तो जो लोग वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे उनके घर होते थे, और हंटर्स यानी शिकारी, हर्डर संग्राहक, फार्मर किसान है, रूलर्स हैं शासक थे, मर्चेंट यानी व्यापारी, प्रीस्ट हैं जो पुजारी या पुजारी पुरोहित जो भी कहें आप इनको। ठीक है, और कलाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे, ठीक है, और कैसे खेलते थे, और जो गाने होते थे वो कैसे गाए जाते थे, यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव,
मतलब लोग कहाँ रहते थे, पहली बात तो यही है। देखिए इसमें बताया गया है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप नंबर फर्स्ट। पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक का जो मैप है वो दिखाता हूँ। देखिए ये है मैप, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नर्मदा रिवर। ये जो रिवर है ना जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैप के जरिए भारत के मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो, ये है अमरकंटक पठार। पहली बात तो ये जो मैंने बाउंड्री कर रखी है ना ये है मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक। और ये है, यहाँ पर है अमरकंटक प्लेटियो अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ से ये नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है ना ये जो पोर्शन है ये है विंध्य की पहाड़ियाँ, और नीचे है ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और यहाँ से ये जाती है, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो आप ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर द सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स, यानी कि लाखों सालों से इस नदी के तट पर रह रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो कुशल संग्राहक यानी स्किल्ड गैदरर्स। स्किल गैदरर्स का क्या मतलब है, जो आसपास के जंगलों की जानकारी रखते हैं, यहाँ क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, उन सभी के बारे में जानकारी रखते थे, ठीक है। उसी के साथ ही ये जानवरों का शिकार भी करते थे। ये बात याद रखने योग्य है कि जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज है कि फाइंड द सुलेमान और किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से क्या है, देखो ये बेसिक ग्राफ है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये वेस्ट। ये जो रीजन है ना ये नॉर्थ और वेस्ट का बीच का, इसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो भारत है, भारत का ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ, यानी कि देखो अब मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये है किरतार हिल्स और ये है सुलेमान। यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक प्लेटो है जिसे ब्लूज प्लेटो कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान है, जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर है सुलेमान सरेनी। आइए अब आगे देखते हैं। फिर है कि सम एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। तो पहली बात तो सबसे पहले क्या उगाना स्टार्ट किया था उन्होंने, व्हीट यानी गेहूं और जौ, ठीक है। और उसी के साथ ही ये जो पशुओं को भी पालने लगे थे, जैसे सिप है, गॉट है, कैटल, ठीक है। और ये गांव में रहने वाले लोग थे, ठीक है। इसी के साथ है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल। पहले हम गारो हिल्स को देखते हैं। गारो कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो पहले यहां देखिए आप, ये है मेघालय और ये है गारो हिल्स, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूं, यहां देखिए आप, ठीक है। ये है हमारा मेघालय, ये, ठीक है। और यहाँ है गारो, खासी, जयंतिया। ये तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। खासी वही पहाड़ियां हैं जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मोसिन राम, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ, खासी पहाड़ियों पर, ठीक है। इसी के साथ ही हम देखते हैं इसमें, फिर इसमें बताया कि विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, यानी विंध्यास मैंने अभी बताया था आपको कि ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। और यहाँ है विंध्या। विंध्या क्या है, देखो ये गुजरात से, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये गुजरात से लेकर यूपी, एमपी और बिहार तक फैली हुई है, ठीक है। यूपी, एमपी और बिहार तक, यही वो रेंज है जो भारत को नॉर्थ व साउथ में डिवाइड करती है। यानी देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी रेंज है जो भारत को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करती है, तो कौन सी है वो, विंध्या, ठीक है। इसी के साथ ही आगे देखते हैं हम। तो दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है। एंड द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ ए विंध्याज। और यहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया गया था, चावल, ठीक है।
इसी के साथ अब देखते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को। तो एक बार मैप में देख लेते हैं सिंधु व उसकी सहायक नदियां। तो ये देखिए आप यहां से ये इंडस नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग का क्या मतलब है, देखिए नदियां दो तरह की होती हैं। मैंने बताया आपको ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो जो नदियां इस तरफ बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, वेस्ट फ्लोइंग। इधर बहती हैं उन्हें ईस्ट फ्लोइंग, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। तो इंडस नदी है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये किस तरफ बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। और कहाँ गिरती है ये, अरेबियन सी में। ये भारत का मैप है और भारत के मैप के यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या है अरेबियन सी और यहाँ क्या है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसी के साथ हम एक बार इंडस रिवर की बात कर लें। पहली बात तो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी वो शुरुआत कहाँ से होती है, ये मानसरोवर लेक से होती है, तिब्बत चाइना से। ठीक है, इसी के साथ ही इसकी सहायक नदियों को आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहली बात तो है इंडस, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये 6 रिवर्स हैं, इनको आप याद रखते हैं, सीरीज में याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं हम डेट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। अच्छा, यहाँ एक शब्द है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। सहायक क्या होता है, देखो ये एक रिवर है, मुख्य नदी है, ठीक है, इसमें एक नदी पानी डाल रही है, यानी इसमें पानी को ऐड कर रही है, इसे क्या कहेंगे हम, ट्रिब्यूटरी। एक ऐसी नदी है जो इसमें से पानी को निकाल रही है, उसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटरी। हिंदी में उसे कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका। ठीक है, इसी के साथ यह है लेटर अबाउट द 2500 ईयर्स एगो सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग द सी कोस्ट। ठीक है, अब गंगा और उसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं एक बार। देखो ये मैप है और यहां से आप गंगा नदी को देख पा रहे होंगे, ये है गंगा नदी और इसी के साथ ये है यमुना। ठीक है, इसकी सहायक नदी सोन। सोन नदी कहाँ है, देखो पहली बात तो गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगा उत्तराखंड में एक जगह है गोमुख, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लेता है ना कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो कौन सी है वो, गंगा। ठीक है, इसी के साथ इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, मैंने अभी ट्रिब्यूटरी बताया आपको, जो मुख्य नदी में पानी डालती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। तो सोन नदी है वो अमरकंटक प्लेट्यू, जो मैंने दिखाया था अभी आपको, अमरकंटक प्लेट्यू। एक बार फिर से इस मैप की सहायता से देखते हैं हम। यहां देखो आप, ये है गंगा रिवर, ठीक है, और ये है सोन नदी। तो यहां मैंने आपको बताया था यहां क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश से ही निकलती है कौन सी, सोन नदी। ये भी क्या है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसी के साथ हम इसमें देखते हैं, पहली बात तो है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था ना उसे मगध कहते थे, जो आज बिहार है। तो आप मगध को यहां देख सकते हैं। एक मिनट में इसको रब कर देता हूं थोड़ा। यहां आप देख सकते हैं ये जो है ना मैजेंटा टाइप कलर है, जो ये मगध साम्राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आज बिहार का, मध्य प्रदेश का भी और कुछ यूपी का भी एरिया इसमें आता है। ठीक है, तो लोगों ने सदैव एक, मतलब ये उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप से छोटा है। उपमहाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यहां पर लोग क्या था, एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए आते जाते रहते। इस जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जो कि आज भी जाते हैं। तो भारत की जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैसे ऊपर में हिमालय है, नीचे है ये पानी है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल रहता था, फिर भी लोग जाते थे। तो पहली बात तो ये कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ठीक है, वाई पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाई, तो क्यों। पहली बात तो ये है कि लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यानी कि देखो सर्च ऑफ लिवलीहुड, काम तलाशने के लिए। दूसरा है एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर,
यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनके कारण भी एक जगह से दूसरी जगह, यानी बाढ़ आ गई या वही कहीं अकाल हो गया, उस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। और कभी कभी मतलब देखो आज भी वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी ये मतलब चलता रहता है कभी कभी, लेकिन अभी मुख्यतः ये दो वॉर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, तो सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह जब जाती थी या एक क्षेत्र को कब्जा लेती थी, उसलिए भी उनको जाना होता था। कभी कभी जो मर्चेंट्स हैं यानी व्यापारी हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। और धार्मिक गुरु हैं वो शिक्षा का प्रसार करने के लिए, मतलब धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, रहते थे। या फिर कुछ लोग थे जो मतलब नई नई चीजें जानना चाहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और ये सभी चीजें हैं ना, इन सभी चीजों ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, यानी कि एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, यहां से कुछ लोग यहां गए हैं, यहां से कुछ लोग यहां आए हैं, तो यहां की जो बातें हैं वो यहां पता चली और यहां की जो बातें हैं वो यहां पता चली, ठीक है। यानी ये ए है, ये बी है, यानी विचारों का आदान प्रदान होना, ठीक है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो इससे हुआ क्या कि एक जगह के बारे में जो विशेषताएं थी वो दूसरी जगह पता चली, ठीक है। इसी के साथ अगला है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडे, आज के दिन पीपल्स जो लोग हैं वो क्यों ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्यों करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं भाई, किसी के कोई आजीविका के लिए यानी रोजगार के लिए, किसी की जॉब लगी हुई है, या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या अपने बिजनेस से रिलेटेड, या घूमने से, या हिल स्टेशन पर, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो आज भी इसीलिए जाते हैं। इसमें लुक एट मैप वन वंस मोर हिल माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर दोज हु वांटेड कुड डिड द स्केल माउंटेन। ये बोल रहे हैं कि भारत का मानचित्र अगर हम देखते हैं तो भारत के मानचित्र में हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज नजर आती हैं कि पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, समुद्र भी हैं आसपास, ठीक है। तो लोग कैसे जाते थे, इसमें बताया कि जो लोग इच्छुक होते थे ना, उन्होंने इन सभी डिफिकल्टियों को भुला के अपने काम को मतलब प्राथमिकता दी और इसलिए वो गए थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है इसी में वो हो जाएगा नेम्स ऑफ द लैंड, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा। आपको पता होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 1, ठीक है, ये बताता है कि इस देश का नाम क्या होगा। तो इसमें बताया इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, ठीक है। यानी इस देश के दो नाम हैं, एक इंडिया है और एक है भारत। तो देखो यहां भी यही बताया कि इंडिया और भारत हम दो नामों से बुलाते हैं। तो इंडिया शब्द है ना, जो इंडिया है वो कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, यानी कि जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं हम, सिंधु। देखो इसमें बताया फाइंड ईरान एंड ग्रीस, ग्रीस जिसे हम यूनान कहते हैं हिंदी में, ईरान को ईरान ही कहते हैं, ठीक है। यहां से जो लोग आए थे ना नॉर्थ वेस्ट से अबाउट 2500 ईयर्स एगो वर फैमिलियर विद द इंडस, वो इंडस नदी के बारे में जानते थे और इंडस नदी को कॉल्ड इट द हिंदोस या इंदोस, और इंडस जो सिंधु नदी है उसको उन्होंने हिदोस या इंदोस नाम दिया था। और इसके पूर्व में जो भूमि होगी, यानी मान लो ये रिवर है, इसको तो इन्होंने नाम दे दिया इंदोस या हिंदोस, ठीक है। और इससे इस साइड यानी वेस्ट में जो भी क्षेत्र हो गया ना, उसे क्या नाम दिया इन्होंने, उसे नाम दिया इंडिया। क्या कहा गया, इंडिया। यानी इसे दो चीजें समझ में आती हैं। पहली बात तो इंडिया जो शब्द है ना, इंडिया जो शब्द है वो भारत की ज्योग्राफी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ज्योग्राफी, यानी भौगोलिक स्थिति को, ठीक है, भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, ये बात याद रखना आप। और दूसरा शब्द है भारत। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। नेम ऑफ द भारत वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। देखो इस नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि जो भगवान राम थे उनके बड़े भाई थे भरत, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, या एक कबीला माना जाता था उसके नाम पर, उस कबीले का नाम भरत था और इसी के नाम पर भारत का
नाम पड़ा है, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, इस बात का पता किस में भी चलता है, ये हमें ऋग्वेद में भी पता चलता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, यानी हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, वो देखो एक पेड़ है जिसे हम बुर्ज नामक पेड़ कहते हैं। बुर्ज यानी बिर्ज, ठीक है। इसकी छाल यानी बार्क पे लिखी गई थी ये सभी चीजें। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, मैनु का अर्थ होता है हैंड से, ठीक है। मैनु का मतलब क्या होता है, हैंड, यानी हाथ से लिखी गई, उन्हें क्या कहते हैं हम, मैन्युस्क्रिप्ट। हिंदी में नहीं कहते हैं पांडुलिपि, क्या कहते हैं, पांडुलिपि। और ये पांडुलिपि है ना ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले। तो पहली बात तो देखो, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो बिर्च है, ये पेड़ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, ये याद रखना। और ये एक एग्जाम्पल है, ये एक कॉपी है किसकी, मैन्युस्क्रिप्ट की, यानी पांडुलिपि की, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं हम। देखो बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी गई होंगी और बहुत सारी उनमें से खत्म भी हो गई, कुछ नष्ट कर दी गई थी, कुछ कीड़ों द्वारा खा ली गई होंगी। ये पांडुलिपियां कहाँ रखी जाती थी, पहली बात तो ये है, तो ये टेम्पल्स और मोनेस्ट्री मठ कहो, विहार कहो, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। दीज बुक्स डील विद द ऑल काइंड, इनमें क्या क्या पता चलता था हमें, पहली बात तो धार्मिक मान्यताएं क्या थी उस समय पे, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, व्यवहार कैसा होता था, लाइव्स ऑफ किंग मतलब राजाओं का जीवन कैसा होता था, और दवाइयां कैसी थी, साइंस के बारे में क्या था, इन सभी के अलावा हमें और क्या पता चलता है, एपिक्स मतलब काव्य, महाकाव्य, पोएम्स हैं, कविताएं हैं, प्लेज यानी गेम कौन कौन से होते थे। और मुख्य बात यह है कि जो सामान्य लोगों की भाषा थी ना, वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत थी, कॉमन पीपल की लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल कौन सी थी, प्राकृत। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 6th क्लास के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन को हम हिंदी में अभिलेख कहते हैं। अभिलेख यानी कि देखो ऐसा हमने अभी पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती थी ताड़ पत्थर पर या जो बुर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल पर। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है ना वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती हैं। कैसे सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर, ये याद रखना, ठीक है, हार्ड सरफेस पर। ये एक एग्जांपल है, ये एक इंस्क्रिप्शन है किसका, जो अशोका द ग्रेट था ना उसका। और ये कहां पाया गया था, ये कांधार एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो पहली बात तो ये है कि ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी ये हार्ड सरफेस पर ही लिखे जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, समटाइम किंग गॉट देयर order inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscriptions as well where men and women recorded what they did. देखो क्या था, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कुछ ही क्यों हैं या कुछ लोगों का ही वर्णन क्यों मिलता है। सामान्यतः इसमें देखा गया कि राजाओं का ही वर्णन मिलता है या रानियों का वर्णन मिलता है। राजाओं ने भी या तो कोई युद्ध जीता था या उनका कोई स्पेशल ऑर्डर है, वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। सामान्य लोगों का इसमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसमें आगे कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। पहली बात तो इस कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे, मतलब जरूरी मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी थी कि हार्ड सरफेस पे लिखने के बाद ये ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, कौन कौन सी कठिनाइयां आती होंगी या उस समय कौन सी आई थी, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं पहली बात तो हार्ड सरफेस, उस समय में ऐसे कुछ औजार नहीं थे जो आज तो फिर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से हम आसानी से लिख सकते हैं। आज तो हम स्टील पे भी लिख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील पे भी स्टिकर लगाते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आज के जीवन में आसान हैं लेकिन पहले नहीं थी सॉरी। तो आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें थी, यहाँ आप देख सकते हैं देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी, याद रखना, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, हिंदी में जिसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है।
दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग, यानी जो खंडर्स हैं उनकी जो स्टडी करते हैं, स्टोन को, ब्रिक्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को, इन सभी चीजों को जो स्टडी करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। इसके साथ हम यहां देख सकते हैं आप, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। मतलब ये सभी चीजों की स्टडी करते थे, ठीक है। इसके बाद है डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। देखो क्लोथ्स का मिलना यही है कि क्लोथ्स है ना जल्दी गल जाता है। आज भी हम क्लोथ्स को जब कूड़े में डालते हैं या कहीं बाहर रेतीली जगह पे डालते हैं तो वो कुछ समय बाद गल जाता है। इसलिए मतलब क्लोथ का मिलना अभी तक तो नहीं पता चला है, ठीक है। क्या पता अभी पता चल जाए, ठीक है। अगली बात है हिस्टोरियंस, जिन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। डेट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। पहली बात तो इतिहासकार, इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत यानी पास्ट, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। याद रखना, हिस्टोरियंस। उसके बाद है वन पास्ट और मैनी। अगला टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें आप हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को आप डिटेक्टिव यानी जासूस भी कह सकते हैं। जासूस किसकी जासूसी करते हैं? देखो जितनी भी पुरानी चीजें होती है ना, जितनी भी ओल्ड थिंग्स हैं, उन सभी के बारे में जानने की इनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इस चीज के पीछे लगे रहते हैं, इसीलिए इन्हें डिटेक्टिव भी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वन पास्ट और मैनी, यानी क्या सभी का एक जैसा अतीत रहा है? क्या सभी एक जैसी कंडीशंस में रहते थे? क्या आज हम एक जैसी कंडीशंस में रहते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास घर बड़ा है, किसी के पास छोटा है, ठीक है, घर या जिसे हम होम कहते हैं, ठीक है। किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, किसी के पास साइकिल है, ठीक है। तो हम सभी समान नहीं हैं आज भी, तो हम मान के चल सकते हैं कि पहले भी हम समान नहीं रहे होंगे, यानी अतीत सबका एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट, हमारा अतीत, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी था। क्या सभी का एक जैसा अतीत रहा है? नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा इंस्क्रिप्शंस या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन पर राजाओं, रानियों, इनके ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, या इनके द्वारा जो ऑर्डर्स हैं या इनके द्वारा जो काम किए गए हैं वही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। जो साधारण व्यक्ति हैं इनका ऐसा कोई लेखा जोखा हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है, इसमें देखो, इसमें सिर्फ यही बताया कि बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग और बैटल्स। इसमें वही है कि जो राजा जंग लड़ते थे या उनकी जो मुख्य चीजें थी उन्हें अच्छी लगती थी, उन्हीं का रिकॉर्ड रखते थे, जो अपनी विक्ट्रीज होती थी उन्हीं का, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉक गैदरर्स, फार्मर्स एंड हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, क्योंकि उनके पास पहली बात तो इतने संसाधन नहीं होते थे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि संसाधन अगर हो भी तो उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो इसके ऊपर लिखवा पाए, ठीक है। तो ये सब था। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाई डेट्स, व्हाट डू डेट्स मीन फॉर अस, यानी कि डेट से, आज से हम काउंट कैसे करते हैं। देखो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक बीसी और एक एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम चीजों को रिवर्स काउंटिंग करते थे। जैसे अगर मैं कहता हूं, मैंने यहां लिख दिया 2000 बीसी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप 6th क्लास के जो स्टूडेंट हैं या जो मतलब जिन्हें अभी तक हिस्ट्री एक बार भी नहीं पढ़ी है, एक बार थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने लिख दिया ना 2000 बीसी, यानी 0 से 2000 साल पहले, और आज हम 2023 में हैं, ठीक है। तो मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? मैं 4023 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ना कि 2000 बीसी के बाद, यानी एक व्यक्ति का जन्म 2000 बीसी में होता है और वो 1902 में मर जाता है, नहीं, हाँ 1902 बीसी में मर जाता है, ये कैसे संभव है? मैंने बताया कि हम रिवर्स काउंट करते थे पहले, 0 से पहले हम रिवर्स काउंट करते थे, ठीक है। यानी पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, यानी एक का 10 में जन्म हुआ वो 7 में मर गया, ठीक है। लेकिन अब कैसे करते हैं हम? अब करते हैं हम ऐसे 1 2 3 4, ये
पहले कैसे करते थे, 4321 यानी 0 को आधार वर्ष माना गया है। और इसी के साथ आपने एक नंबर लाइन देखी होगी ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर। इसी प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक दो वर्ड्स हैं, जैसे बीसी। बीसी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। हिंदी में बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट में इसको रब कर देता हूं थोड़ा ताकि समझने में आसानी रहे। हाँ, तो देखिए बीसी, बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ये याद रखना आप। और एडी, एडी का मतलब क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एडी, जिसे हम ईस्वी कह देते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसी के साथ ही देखो, कभी कभी बार क्या होता है, एडी की जगह हम सीई यूज करते हैं, एडी की जगह क्या भी यूज कर लेते हैं, सीई। सीई से क्या तात्पर्य है, कॉमन एरा। और बीसी, बीसी के लिए क्या कर देते हैं हम, बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और ये हो जाएगा कॉमन एरा, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बात याद रखना, जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी, ये बुक्स हैं सीबीएसई द्वारा, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, मतलब हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके साइट पे जाओ, वहां पर बुक्स, टेक्स्ट बुक का ऑप्शन मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप बुक को साथ लेके बैठते हैं, देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़ते हैं ना किसी भी चीज को, तो पहले तो आप उसको एक बार खुद पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आप ये बुक के साथ ये वीडियो देखो, और एक बार फिर से बुक में पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी इन चीजों को भूलोगे नहीं, ठीक है। इसी के साथ हम इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा। एक बार देखो, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, एक बार मैं आपको दोबारा से आपके वहीं लेके चलता हूं, नर्मदा घाटी पे। देखो नर्मदा घाटी, हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि नर्मदा घाटी, ये रही नर्मदा रिवर, several hundred thousands years ago some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food and they knew about the vast wealth of plant in surrounding forest collected, they have hunted animals, यानी कि skilled gatherers। आपने यहाँ वर्ड देखा, skilled gatherers। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन, देखो नर्मदा वैली में कौन रहते थे भाई, हंटिंग करने वाले और गैदरर्स, ठीक है। इसी के बाद मगध, मगध क्या था, पहला बड़ा किंगडम, हमने पढ़ा था ना, गंगा नदी के सहारे, जो आज बिहार में है। उसके बाद है गारो, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ हैं, ये है मेघालय में। तो गारो पहाड़ियां हैं, वहां क्या हुआ था, गारो पहाड़ियों में सबसे पहले क्या हुआ था, आरंभिक कृषि, यानी कि अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है, चावल की खेती। उसके बाद है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ये सिंधु और सहायक नदियां हैं, लगभग 2500 वर्ष पहले यहाँ पर सिटीज, पहली सिटी जो थर्ड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके साथ है गंगा वैली, गंगा वैली, गंगा वैली में लगभग 2500 साल पहले से सिटीज बननी स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट सिटी कहाँ बनी थी, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के पास। तो एक बार इसे जल्दी से हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे, उसके साथ ही आप बुक से पढ़ेंगे, बुक से जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो पहले हमने पढ़ा कि रसीदा नाम की एक लड़की है, उसने एक न्यूज़पेपर देखा, उसमें उसने न्यूज़ देखी कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि 100 साल पहले हम जान कैसे सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। उसी के साथ है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो हम जान सकते हैं कि पीछे क्या हुआ था, रेडियो से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से। लेकिन 100 साल, 200 साल, 400, 500 साल पहले का जानना हो तो क्या करेंगे, ये किसकी सहायता लेंगे हम, तो इसी को जानने के लिए मतलब इतिहास का अध्ययन जरूरी था। और इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, कि कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कौन कौन सी चीजें होती थी, कौन से गेम खेलते थे, कौन से गाने गाते थे। उसी के साथ कि नर्मदा रिवर, यहाँ पर स्किल्ड गैदरर थे, यहाँ पर हंटिंग भी की जाती थी।
उसी के साथ मैंने मैप में बताया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, जैसे नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। ये पश्चिम की ओर बहती है नदी, यानी वेस्ट की तरफ जाती है। और यहीं से सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो अमरकंटक से निकलती है। और ये सोन नदी के बारे में एक बात याद रखना, सोन नदी अकेली ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। भारत में एकमात्र ऐसी नदी जो साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या है, देखो एक मिनट, साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या है, ये सभी नदियां या तो इस तरह बह रही हैं या इस तरह बह रही हैं। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यहां से ये देखो, एक मिनट, ये नदी यहां से ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर एकमात्र नदी बहती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो फिर हमने सुलेमान और किरथर हिल्स को देखा जो पाकिस्तान में है। उसके बाद हमने गारो हिल्स को देखा जो मेघालय में है यहाँ। उसके बाद हमने विंध्यान को देखा जो सेंटर में, जो भारत को नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने आगे इसमें ये अलग अलग पहाड़ियाँ थी, इनके बारे में बात की। और यहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की। यहाँ पर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन है वो कहाँ से निकलती हैं। और यहाँ बताया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सभी पॉइंट्स किस लिए हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, वाई पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही मगध साम्राज्य की बात की थी। मगध साम्राज्य कहाँ था, कैसे, और इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बात किया था। आगे इसकी बात करेंगे 7th और 8th क्लास में। नेम ऑफ द लैंड, भारत का नाम कैसे पड़ा, तो दो नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया है वो जो ग्रीक और यूनान थे आए थे वो इंडस नदी से परिचित थे, और इंडस को क्या कहते थे वो, हिंदोस या इंदोस, ठीक है। और इंडिया शब्द क्या दर्शाता है, भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन। और भारत क्या दर्शाता है, भारत की सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो हेरिटेज है या कल्चरल जो विरासत है उसको दर्शाता है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट यानी पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से या इंस्क्रिप्शन से। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं, वो सभी चीजें जो हाथ से लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी, जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल थी उस पर, ठीक है। इसी के साथ हमने बहुत सारी चीजें यहाँ देखी कि राजा थे उन्होंने कैसे इंस्क्रिप्शन लगवाई थी। सामान्य लोगों की भाषा क्या थी, ये प्राकृत थी, ठीक है। इसी के साथ ही हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन फाउंड इन द पास्ट, ठीक है। उसी के साथ हमने आगे देखा कि वन पास्ट और मैंने क्या, सभी लोगों का एक जैसा पास्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट डू डेट्स मीन फॉर अस, यानी बीसी और एडी क्या है, इन सभी के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो ये है आज का हमारा वीडियो। और इसी के साथ एक बार इन क्वेश्चंस को आप करके देखना, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस है, आराम से हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो इनके लिए भी बनाने लग जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये एनसीईआरटी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ही जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री करेंगे, इसके साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी जिसे सिविक्स कहते हैं, और 9th और जो 10th क्लास में है इकोनॉमिक्स, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद साइंस वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।